हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे डीआरएनएस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला। अ, अभी इस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी सेकंड पेपर, जिसमें से उपन्यास की क्लासेस चल रही हैं। 4 उपन्यास हो चुके हैं, आज 5वीं क्लास है। तो जिन बच्चों ने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब कर लें, और जो पिछली वीडियो ना देखे हों, तो पिछली वीडियो को भी देख लें, उससे बहुत हेल्प होगी। और अभी चल रहा है राजस्थान सिट का फॉर्म भरने की डेट, शायद वो तो 15 तक की थी। अभी गुजरात सिट का फॉर्म भरने की डेट तो अभी भी है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म ना भरा हो, बच्चे भर लें। 21 तारीख लास्ट डेट है। तो यूजीसी नेट को मद्देनजर रखते हुए गुजरात सिट, राजस्थान सिट, एमपी सिट, यह सभी जहाँ जहाँ सिट के एग्जाम होते हैं, उन सभी राज्यों के लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। और हिंदी के जिस एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास लगा हुआ हो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो वो जरूर इस क्लास को देखें। ठीक है। अगर क्लास समझ में आती है तो अच्छे से चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, कुछ सजेस्ट भी करें कि कहाँ क्या गलती है, कैसे क्या और सुधार करूं। ठीक, चलिए उपन्यास को देखना प्रारंभ करते हैं। बहुत ही अच्छा उपन्यास है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। ठीक है। 1946 में उपन्यास लिखा गया था। प्रकाशन इसका जो है 1946 में हुआ था। उपन्यास की कथा जो है 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। इसका जो सारांश है, मतलब ये इसकी कहानी को उठाया कहाँ गया है, तो हर्षवर्धन के काल की कथा को ही इसमें उठाया गया है। ठीक है। इसीलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा भी दी जाती है। ऐतिहासिक इसमें पात्र भी हैं और कथा भी ऐतिहासिक ही है, इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। कथात्मक शैली में लिखा गया। उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है कि ऑस्ट्रेलिया की एक वृद्ध महिला मित कैथराइन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बना करके ब्योमकेश शास्त्री जी ने इस उपन्यास को लिखा था। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब लाइन है इसका। उपन्यास का कथन है कि ये किसके आधार पे और किसने पांडुलिपि किसे सौंपी थी या किसे दिया था, किसके आधार पर किसने कैसे ये उपन्यास को लिखा है। ठीक है। उपन्यास के शुरुआत में ही मालूम होता है कि ऑस्ट्रेलिया की एक वृद्ध महिला, कहाँ की महिला थी? ऑस्ट्रेलिया की थी। वृद्ध महिला ने, जिसका नाम मिथ कैथराइन था, से ये ब्योमकेश शास्त्री जी को क्या होता है, पांडुलिपि प्राप्त होती है। पांडुलिपि मतलब लिखा हुआ लेख। ठीक। आधार बना करके इन्होंने क्या किया, उपन्यास को लिखा। लेकिन उपन्यास के अंत में पता चलता है कि मिस कैथराइन एक काल्पनिक किरदार थी और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी। मतलब ये मिथक बात है, ऐसा उपन्यास के लास्ट में लिखा गया है। सच्चाई क्या पता नहीं। ठीक है। वास्तव में यह उपन्यास इतिहास और कल्पना की बुनावट से लिखा गया। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं इस उपन्यास में कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है। ऐसे सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृति ग्रंथ को उपजीव्य बना करके लिखा गया था। ठीक। अब इसमें 2 बातें आ गई है। एक पांडुलिपि के आधार पर लिखा गया था जो उन्होंने दिया था, और एक हर्षचरित के आधार पर। ठीक है। फिर अब चलते हैं मुख्य पात्रों की ओर, किसमें कौन कौन से पात्र हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्या? अगर आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी देखते हैं इसके प्रमुख पात्रों को। बाणभट्ट की आत्मकथा। पहले तो बाणभट्ट को देखते हैं। बाणभट्ट पात्र कौन? हर्षवर्धन का राज पंडित है, नियतिवादी है, सभ्य है, शिष्ट है एवं विदुषी भाषा है। मतलब ये भाषाओं का इसके पास ज्ञान है, 2-3 भाषा जान। यह उपन्यास का नायक भी है। बाणभट्ट का वास्तविक नाम दक्ष भट्ट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट का असली नाम क्या था? ठीक है। वास्तविक नाम क्या था? नारी का सम्मान करता था। फिर नेक्स्ट आती है निपुणिका, निम्न श्रेणी की विधवा जो कि बाणभट्ट से प्रेम करती है। यह बाण की नाटक मंडली की पात्र भी है। बाद में पान की दुकान खोलती है, पान चलाती है। ठीक। फिर है भट्टिनी। भट्टिनी राजकन्या है और तुमर विलिंद की पुत्री है। इसका अपहरण होना और छुड़वाना नाटक के केंद्र में रखा गया है। इसका अपहरण हो जाता है और छुड़वाना इस उपन्यास के जो है नाटक में, मतलब पूरे इसका केंद्र है उपन्यास। फिर आते हैं गौण पात्र। अघोर भैरव वाम मार्गी साधक, लेरिक देव भारदेश्वर दुर्ग का स्वामी है। सुगत भद्र बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य। महामाया गृह वर्मा की राज रानी है। सुचरिता उपकथा की नायिका है। अन्य है हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, तुवर मिलिंद और राज्य श्री। ठीक है।
इस प्रकार से तो पात्रों की चर्चा हो गई उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की। अब इसके बारे में कथासार के बारे में बात करते हैं कि इसमें मेन कथा क्या थी, कैसे थी। ठीक, अब आप लोगों को उपन्यास जो है अच्छे से समझ में आएगा, तो मन लगा के पढ़ें। प्रस्तुत उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ काल्पनिक पात्र भी हैं। यह उपन्यास राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के जीवन पर आधारित है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। ये जो है उपन्यास जो है 20 उच्छ्वासों में विभक्त है, जैसे 20 अध्याय होते हैं। ठीक, 20 सर्ग होते हैं, 20 उच्छ्वास। इसी तरह से इसमें क्या है, 20 उच्छ्वासों में, मतलब 20 भागों में। ठीक है, सबसे सरल भाषा में कहें तो 20 भागों में है। जैसे अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। ठीक, एक ही लेसन के अंदर, एक ही कहानी के अंदर, जैसे पॉइंट पॉइंट वाली है। ठीक है, इतने भागों में विभक्त है। उपन्यास का उल्लेख बाणभट्ट एवं हर्षवर्धन कालीन युग को संदर्भों सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के साथ चित्रित व वर्णित करना उपन्यास में नारी चेतना का ही सुंदर आख्यान है। इसमें उदात्त प्रेम का वर्णन हुआ है। बाणभट्ट स्वयं स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान रखता है। वास्तव में बाणभट्ट के द्वारा हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्त्री संबंधी विचारों को भी समझते हैं। निहुनिया निपुणिका को उज्जैनी नाटक मंडली में भर्ती करने के पश्चात बाणभट्ट सोचता है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देह मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। ठीक है, उज्जैनी, इसमें 3 स्थानों का वर्णन आता है। एक उज्जैनी आता है, अभी 2 और आएंगे। ठीक है, हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के टकराव को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है। हर्षवर्धन बौद्ध था, ठीक है, लेकिन वह ब्राह्मणों को भी राज्य में संरक्षण देता था और सामान्य है हियाती था। सामान्यतः उनका क्या था, ये हितैती था। सन 1946 में लिखा यह उपन्यास शायद स्वतंत्र भारत की ओर इसी सामान्य की आशा से देख रहा था। उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताता है। एक प्रसंग आता है कि जब बाणभट्ट को नदी पार करते समय बराह की मूर्ति और भट्टिनी में से किसी एक को बचाना होता है, तो वह भट्टिनी को बचाता है। रमेश कुंतक मेघ ने भौगोलिक मात्राओं को आधार बनाकर उपन्यास के कथानक को 5 भागों में बांटा है। ठीक है ना, इसमें 20 उच्छ्वास हैं और 5 क्या है, इसके भाग हैं। पहला चरण थानेश्वर, ठीक है ना, पहले एक उज्जैनी आ गया, दूसरा है थानेश्वर। ठीक, 2 स्थान आ गए हैं, एक और स्थान आएगा भी। ठीक, 3 स्थानों का इस उपन्यास में वर्णन किया गया। संपूर्ण उपन्यास में 3 जो है हमारे स्थानों का वर्णन किया गया है। उज्जैनी, अभी थानेश्वर आ गया। ठीक, स्थानेश्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। यहाँ निपुणिका बाणभट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंदिनी है, वहां से उसे किसी तरह से निकालना होगा। इसके बाद बाण स्त्री वेश में जाकर के उसे छुड़वा लेते हैं। ठीक, दूसरा चरण, इसके बाद बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका को वह गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले जाता है। हाँ देखिए, पहले क्या आया, उज्जैनी आ गया था, फिर थानेश्वर आया, फिर आ गया क्या, मगध। 3 राज्यों का यहाँ पे वर्णन किया गया, 3 स्थान का। मेन चीज यही है कि इस पूरे उपन्यास में किन किन स्थानों का वर्णन आया था। तो 3 स्थानों का वर्णन आता है, जहाँ उज्जैनी में वो भट्टिनी को क्या करता है, भट्टिनी निपुणिका को सम्मान, हाँ निपुणिका को क्या करता है, उज्जैनी में सम्मान देता है ना। 1 मिनट अभी बताती हूँ, रुकिएगा। हाँ, उज्जैनी में क्या था, ये उज्जैनी में नाटक मंडली में किसको सम्मान देता है, ये भट्टिनी को काम देता है नाटक मंडली में। ठीक है, कहाँ, उज्जैनी में। और थानेश्वर में निपुणिका से इसकी भेंट हो जाती है। ठीक, प्रथम चरण में तो यही होगा ना, वो तो पहले सारांश में दिया हुआ था। ठीक, वो तो बात की बात है कि कब, जब अभी तो मिल रही है, यहाँ थानेश्वर में मिलता है, उज्जैनी में उसे काम देता है। ठीक, और जब निपुणिका के साथ उसको, निपुणिका को भगा के ले जाता है, किसको, भट्टिनी को निकाल के वहां से, तब वो कहाँ जाता है, गंगा पार करके वो मगध ले जाता है, मगध पहुंच जाता है। ठीक, तीनों स्थान का विवरण समझ में आ गया। थानेश्वर में निपुणिका, भट्टिनी और बाणभट्ट तीनों क्या है, एक साथ थे। ठीक, तीनों वहीं पे मिलते ही हैं। ठीक, इसके बाद मगध भट्टिनी को क्या है, ये बाणभट्ट बचा करके कहाँ लेके जाता है, मगध लेके जाता है। ठीक, दूसरा स्थान हो गया। तीसरा स्थान में निपुणिका को क्या होता है, उज्जैनी में ये नाटक मंडली में काम दिलाता है। ठीक,
अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चुनाव के ले जाता है। चुनार के किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकुओं का हमला होता है। चुनार नदी का वर्णन आया है, ठीक है ना। चुनार किले है, ठीक है ना, नदी नहीं है, किला है। चुनार किले के पास क्या होता है, उसकी नाव पे हमला होता है। बाण वहां से लोगों को बचाकर निकल जाता है और लोरिक देव नामक एक सामंत से घर पहुंचा देता है। अब ये क्या होता है, लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पे किसे पहुंचा देता है, भट्टिनी को, ठीक है ना। निपुणिका अभी खो गई है वहीं पे। तीसरा चरण, उन्हें वहीं छोड़ करके वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रजा के बल पर वहां राजकवि नियुक्त होता है। बाद में बाण द्वारा भट्टिनी को स्थानेश्वर आमंत्रित करना एवं भट्टिनी का स्वतंत्र रानी की तरह रखना पाया जाता है। फिर है चौथा चरण। यह चरण भट्टिनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। वह आमंत्रित की रक्षित शक्ति है, उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा होती है। फिर पांचवा, हर्ष के दरबार में बाण भट्ट भट्टिनी और निपुणिका का आना तथा इनकी रत्नावली नाटिका का मंचन होना। ये देखिए लास्ट में आता है ना, रत्नावली नाटक मंचिका का वर्णन होना। इसी नाटक के अंत में मंच पर निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है। अंत में बाण भट्ट उद्देश्य प्राप्ति हेतु भट्टिनी को तुमर मिलिंद के यहाँ पहुंचाने जाता है। ठीक, इस तरह से इस नाटक का क्या हो जाता है, ये उपन्यास जो है खत्म हो जाता है, लास्ट इसका समापन हो जाता है। लेकिन अगर इसको आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं क्लास जरूर लेके आऊंगी, ठीक है। अभी ये शॉर्टकट में था जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हाँ किस तरह से पढ़ना है, कैसे एक नाटक को उपन्यास को पढ़ा जाता है, उसके मेन मेन पॉइंट को कैसे नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। अभी चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण के बारे में, महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में, ठीक है। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। फिर है साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उन्हें एक दैवी शक्ति भी होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं। लज्जा को तारुणियों का स्वाभिमान अलंकार है। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा हो जाता है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। बाणभट्ट। उपयुक्त सभी कथन जितने थे ऊपर से अभी जो 4-5 पढ़े वो सब किसके थे, बाणभट्ट की थी। तर्क से द्वेष बढ़ता है, द्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस हो जाता है। ये कौन कहता है, आचार्य पद। फिर इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया उसी की पूजा कर, बाबा बोलता है। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, अशक्त हो, बाबा कहता है। पुरुष निसंगत है, स्त्री अशक्त है। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी है। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझ करके अधूरी रह जाती है, महामाया कहती है। स्त्री प्रकृति है, वत्स है, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। माया, महामाया ही कहती है। डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोग से भी नहीं, वेद से भी नहीं, अपूर्व भैरव कहता है। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है, आर्य सुचरिता कहती। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती। धर्म की रक्षा जो है वो अनुनय विनय से नहीं होती है, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती है, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है, महामाया का कथन है। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दशमाश भी नहीं बना सकते। बाणभट्ट। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है, योगी कहता है। प्रेम एक और अभिभाज्य है। प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। निपुणिका कहती है। दुनिया केवल प्रशस्त प्रतिमाओं पर ज्ञान देती है, सुरुचिता कहती है। चारु स्मिता कहती है। अपने को निषेध भाव से दे देना ही वशीकरण है। निपुणिका। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर की भांति पवित्र मानता हूँ, बाणभट्टी कहता है, ठीक है। इस प्रकार से यह हमारा छोटा सा उपन्यास शॉर्टकट रिवीजन था, शॉर्टकट सारांश था। अगर आप लोगों को समझ में आता हो, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगता हो कि हाँ मेरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ये क्लासेस मेरे लिए यूजफुल है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।